हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री एंड उसके साथ साथ हम लोग पॉलिटी की बुक को भी डिस्कस करें। क्लास 6 की पॉलिटी के साथ साथ क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी कम समय में कंप्लीट हो जाए। तो हमारे अतीत 2 को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत क्लास 7 में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 6 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस किया था। प्राचीन भारत में 3 पाठों में हमारा जो प्राचीन भारत उसे बांटा गया है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्राचीन भारत में डिस्कस कर लिया था। क्लास 7 में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक का। अगर आपने क्लास 6 की ज्योग्राफी, साइंस और हिस्ट्री की बुक को अभी तक नहीं पढ़ा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके इन बुकों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज लेसन नंबर 1 रहेगा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो मध्यकालीन भारत के बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीजें। और क्लास 6 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नजर डालिए। ये क्या है? ये हमारा मानचित्र 1 है और ये हमारा मानचित्र 2 है। वापस आते हैं। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यानी कि जो मानचित्र 1 है ये किनके द्वारा बनाया गया था? ये अरब के भूगोलवेत्ता, इनका नाम क्या है? अल इदरीसी। अल इदरीसी के द्वारा 1154 में मानचित्र 1 बनाया गया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है? ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये जो मैप हमारा फर्स्ट है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है, काफी भिन्नता है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यानी कि जो भी मानचित्र में जगहों के नाम दिए गए हैं वो सभी अरबी भाषा में लिखे गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्षों बाद बनाया गया था। यानी कि जो मानचित्र 2 को बनाया गया था ये कब बनाया गया था? मानचित्र 1 के 600 वर्षों के बाद मानचित्र 2 को बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप यानी कि भारत उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। ये नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि जो ये मानचित्र 1 और मानचित्र 2 है हमारा, ये इनका प्रयोग कौन लोग करते थे? इनका जो प्रयोग था इम्पोर्टेंट है यहाँ से, यूरोप के जो नाविक होते थे और व्यापारी अपनी जो समुद्र यात्रा के लिए इन मानचित्रों का प्रयोग करते थे। मानचित्रकार क्या होता है? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं। तो ये याद रखना, मानचित्र जो 1 था वो 1154 में बनाया गया था और मानचित्र 2 जो है वो 1720 में बनाया गया था। मानचित्र 1 जो है वो अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, इनके द्वारा बनाया गया था और मानचित्र 2 जो है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे जिन्होंने 1720 में बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं या चेंज होते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बदलती है, यानी कि जो भाषा थी उस समय वो भी समय अनुसार बदलती रहती थी या फिर परिवर्तन या चेंज होती रहती थी भाषाओं में भी। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, अलग है। यानी कि मध्य युग की जो फारसी है वो अलग है और आधुनिक युग की जो फारसी है दोनों में बहुत अंतर है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी कि ये जो भाषा भिन्नता थी वो व्याकरण में ही नहीं आई बल्कि शब्द भंडार में भी आई थी और समय के साथ साथ जो शब्दों के अर्थ थे, जो शब्दों की मीनिंग थी वो भी बदल जाती थी या उसमें भी परिवर्तन हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ये नाम आपको याद रखना है, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, कभी कभी आपसे जो एग्जामिनर है वो क्रम पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है कि जो 13वीं सदी में जो फारसी के इतिहासकार थे कौन, मिनहाज ए सिराज, इनका नाम याद रखना है। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और उनका जो हिंदुस्तान शब्द को लेकर प्रयोग करने का तात्पर्य था वो उन्होंने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो इलाके आते थे उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। बट आज की बात करें हम हिंदुस्तान शब्द को किस तरीके से जानते कि हिंदुस्तान पूरे भारत के लिए हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते। आगे बढ़ते, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप यानी कि भारत उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, पहली बार जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो फारसी के इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज, उनके द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और इसके अंतर्गत उन्होंने भूगोल, पशु पक्षी और भारत के जो भी निवासी थे उनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 16वीं सदी में किया गया था। तो ये चीजें आपको क्रम याद रखना है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, ये नाम भी आपको याद रखना है, द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रखना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी शब्द का प्रयोग हम किस लिए करते हैं आज के समय में? हम ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं होता, जो विदेश में रहता है, उसके लिए हम विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं। और मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विदेशी शब्द का जो प्रयोग है मध्य युग में, मध्यकालीन युग में जो किया जाता, जैसे गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति था जो गांव की संस्कृति से बिलोंग नहीं करता था, ना ही गांव के समाज में रहता था, तो उन सब के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में क्या कहा जाता है? परदेशी कहा जाता है जो विदेशी होते हैं, और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, यानी कि इसलिए कोई भी जो नगरवासी होता था उसके लिए जो वनवासी है वो क्या होता था? विदेशी होता था।
किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यानी कि उस समय जैसे दो किसान हो गए जो अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों या फिर परंपराओं से जुड़े होते थे, मगर एक दूसरे के लिए वो विदेशी नहीं होते थे, क्योंकि वो उसी समाज का, उसी संस्कृति का हिस्सा होते थे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में डिस्कस करते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, यानी कि क्लास 6 में हम लोगों ने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब हम इस पुस्तक में क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जो कब से कब तक का है, जो 700 से लेके 1750 ईस्वी तक है, यानी कि 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य जिसे भवन निर्माण कला भी कहते हैं तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है, काफी अलग है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में जो कागज था वो उपलब्ध होने लगा था लोगों को। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों यानी कि टैक्स के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। किसका उपयोग? कागज का उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, यानी कि इकट्ठा क्या करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? पुस्तकालयों या फिर अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेखागारों का यहाँ पे अर्थ दिया गया है ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित यानी कि इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। यानी कि जानकारी तो अभिलेखों मिलती है, मगर उसका जो उपयोग है, उसकी लैंग्वेज को समझना इतिहासकारों के लिए काफी कठिन होता था। चलिए आगे बढ़ने से पहले डिस्कस करते हैं मानचित्र 2। 18वीं सदी के आरंभ में गिबिलोम द लिस्ले के एटलस नूबा के अनुसार ये उपमहाद्वीप दर्शाया गया है। मानचित्र। कागज का मूल्य। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। आगे बढ़ते अब हम लोग। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं जो अब हमें समझ नहीं आता, हम आइडिया लगाते हैं कि क्या पता वो चीज लिखी हो, इसलिए जो इतिहासकार थे उन्हें पांडुलिपियों को पढ़ने में कठिनाई होती थी। चलिए उससे पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आगे बढ़ने से पहले। ये एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है।
कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ये इस प्रकार से लिखा जा रहा है। इसे क्या कहते थे? इसे लघु चित्र या मिनिएचर के नाम से जानते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, यानी कि बदलाव करते थे। उन्हें अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करते थे? आइडिया लगाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि जो इतिहासकार होते थे उन्हें समझने के लिए एक एक ग्रंथ की जो प्रतिलिपियां होती थी उसका अध्ययन, उसकी स्टडी करनी होती थी ताकि वो उसके बारे में जान सके। चित्र 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाई ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकार के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान या सरल होता है। सिक्स्त लिपि दाईं ओर अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है। आगे बढ़ते हम लोग। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन, यानी कि परिवर्तन हम कहेंगे इसे, या इंग्लिश में चेंज कहेंगे, या बदलाव करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी, आपको क्या याद रखना है? 14वीं शताब्दी के इतिहासकार नाम क्या है? जियाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? 1356 में लिखा था, और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। और दूसरी बार कब लिखा था? 1356 के 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है। दोनों में क्या था? अंतर था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दब पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में डिस्कस करेंगे। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन, बदलाव हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेस्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नए प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल यानी कि ये समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल या समय रहा। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। संपदा यानी कि जो जमीन होती थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। आपको याद रखना उस समय जो सबसे ज्यादा समुदाय का महत्व बढ़ा था वो राजपूत का था, जिसका नाम राजपुत्र था। जिसका नाम राजपूतों का क्या था? राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत का क्या होता है? राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। यानी कि जो राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है या राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है वो कब किया गया था? यानी कि 8वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक जो लोग क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे या योद्धा होते थे
उन्हें राजपूत या राजपुत्र कहा जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत यानी कि अपनी सेवाएं देते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीति दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। चलिए आगे डिस्कस करते। इस पूरे काल के दौरान यानी कि पूरे समय के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना जो स्थान था, अपनी जो जगह थी वो छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और क्या बन गए थे, कृषक बन गए या कृषि बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग यानी कि पार्ट बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते। उन्हें क्या देना होता था, उन्हें टैक्स देना होता था या उन्हें कर देना होता था और स्थानीय मालिक वर्ग को वेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। यानी कि किसानों के बीच क्या उभरने लगे थे, आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। यानी कुछ लोग क्या करते थे, कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन थी तो वो कृषि का काम करेंगे। कुछ लोग जानवरों को पालते थे यानी कि मवेशी का काम करते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या फिर नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ पे जातियों के आधार पर और अमीरी और गरीबी के आधार पर लोगों को ऊंचा और जो नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। ये जो दर्जे दिए जाते थे ऊंचे के और नीचे के, ये स्थायी नहीं थे, ये परमानेंट नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। चलिए उससे पहले हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। पर्यावास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता था। चलिए आगे बढ़ते। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों यानी कि बड़े बूढ़ों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, मिडाइवल हिस्ट्री से जाति पंचायत का कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था और जो जातियां होती थी गांवों में, वो उन्हें अपने निवास का जो भी नियम होता था, कानून होता था, उसे मानना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था और कई गांवों पर क्या होता था, मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी और यानी कि मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आगे बढ़ते क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चोल के बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तुगलक वंश के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। मुगल के बारे में हम लोग मुगल के बारे में हम लोग लेसन नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलवर, कब का समय है इनका, 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्ती के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। किसे बताया गया था, गयासुद्दीन बलवन को बताया गया था, जो पूर्व में बंगाल जिसे गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजनी को क्या कहते थे, गजजन तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्राविड़ भी आ जाता था। गोड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे
पलायन करते जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। चलिए मैप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैप से पहले मानचित्र के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अफसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्व में पड़ती है हमारी, और ये अरब सागर है, ये पश्चिम में पड़ता है हमारा, और सतलुज नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी, ये सारी चीजें बताई गई है। मैप में कुछ ज्यादा खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो, नाम याद रखना है, ये जो 1318 में जो कवि थे मिडाइवल हिस्ट्री में, अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। क्या कहा था अमीर खुसरो जी ने कि इस देश के हर क्षेत्र की जो भाषा है वो अलग है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, यानी कि जैसे दक्षिण कर्नाटक में कौन सी भाषा चलती थी, द्वार समुद्री भाषा चलती थी। तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में प्रयोग की जाती थी, गुजरी जो गुजरात में प्रयोग की जाती थी, महावरी तमिलनाडु में प्रयोग की जाती थी, गोडी बंगाल में प्रयोग की जाती थी, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में प्रयोग की जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो जी ने क्या कहा था कि इनके अलावा एक दूसरी भाषा भी है, जो कौन सी भाषा थी, संस्कृत थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। जो संस्कृत थी वो किसी विशेष, किसी क्षेत्र, किसी राज्य की भाषा नहीं थी, ये एक प्राचीन भाषा है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है ये याद रखना है आपको, पुरानी भाषा है, जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और आम जनता नहीं जानती थी। आपको याद रखना है उस समय जो संस्कृत भाषा थी वो सिर्फ ब्राह्मण जानते थे और आम जनता जो होती थी वो संस्कृत भाषा को नहीं जानती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 यानी लेसन नंबर 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 9 में। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 यानी कि लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले, यानी कि खलजी वंश और मुगल वंश के जो शासन थी वो कितने समय तक चला था, इसके बारे में बताया गया। इसके बारे में हम लोग इसके बाद के जो चैप्टर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, यानी कि 18वीं सदी में जो मुगल वंश का पतन, यानी कि जो खत्म होने वाला होता है, जिसका अंत होने वाला होता है, की कगार पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इसके बारे में हम लोग लेसन नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कोई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न यानी कि अलग और कुछ एक समान यानी कि बराबर है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई
बड़े परिवर्तन या बदलाव आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन या बदलाव आता गया। आगे बढ़ते, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कब आए थे? मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि हिंदू धर्म जो था उस युग में भी बहुत सारे परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर, बड़ा सम्मान था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक क्या होते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। यानी कि इस समय भी क्या हुआ था? भक्ति में भी तेजी से परिवर्तन आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको लेसन 8 में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। इम्पोर्टेंट है, मुसलमान जो थे वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। आगे बढ़ते हैं, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में भी कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों तक विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत थे कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं हमें। आगे बढ़ते, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, इसके बारे में डिस्कस करते। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया ये है कि समय सामाजिक आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन या कितना बदलाव आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। याद रखना है आपको, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है। कौन कौन से? हिंदू नंबर 1, मुस्लिम नंबर 2 और ब्रिटिश नंबर 3। ये विभाजन या ये बंटवारा इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। किस आधार पे? कि जो शासकों का जो धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और
कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टि में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 6 की बुक में। प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी के बारे में डिस्कस किया था, शहरों और गांवों के निवासी के बारे में डिस्कस किया था, और प्रारंभिक दौर के राज्यों और साम्राज्यों के बारे में डिस्कस किया था। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, यानी कि मैंने अभी वही बताया था कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न, काफ़ी अलग थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्य काल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे परिवर्तन हुए थे मिडाइवल हिस्ट्री में या फिर मध्यकाल के समय में। आगे बढ़ इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध और इतनी विस्तार हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। किससे? क्लास 6 की पुस्तक से। जहाँ भी संभव हो ये देखेगी कहाँ बदलाव हुए हैं, कहाँ परिवर्तन हुए और कहाँ नहीं हुए, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी ये देखे कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। यहाँ पे हमारा क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो गया है। आई होप कि गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे आंसर्स पहले से मेंशन है ताकि आपका जो टाइम है एनसीईआरटी की बुक में ज्यादा वेस्ट ना हो। अभी लेखागारों में दस्तावेज रखे जाते थे, अभी हमने डिस्कस ही किया था। अभी लेखागारों में क्या रखा जाता है? दस्तावेज। जियाउद्दीन बरनी 14वीं सदी का एक इतिहासकार है, यानी कि जो जियाउद्दीन बरनी है ये कब का इतिहासकार है? 14वीं सदी का इतिहासकार है। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हमारी चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप कि गाइज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगली क्लास में पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 की डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।